Hello friends, welcome to TEMS IES Statics. So this is lecture 9 of Art and Culture series and I hope you are enjoying the videos. और वैसे हम लोग ने जो पोस्ट डाला था टेम्स आईएएस स्टैटिक के पेज पे, कम्युनिटी पेज पे, आप में से कई लोगों ने उसमें बताया दैट दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द 8 लेक्चर्स, सो वी आर कंटिन्यूइंग फर्दर. और जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो एंड सी दैट कम्युनिटी पोस्ट. ओके, आपको आइडिया लगेगा कि ऑल अदर्स हाउ दे आर कंप्लीटिंग एंड दे आर एंजॉइंग द सीरीज. एंड सिमिलरली यू शुड ऑल्सो कंप्लीट इट. एंड अगर हो सके तो थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक कर दो वीडियोस को, ठीक है. तो वील स्टार्ट विथ आवर टॉपिक. मिडियावल कल्चर हम देख रहे थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी द डेवलपमेंट ऑफ फोक आर्ट्स. इंडिया में फोक आर्ट्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ. तो कैसे हुआ, सबसे पहले देखेंगे कि जो उस टाइम पे विलेजेस थे, तो जो भी ओकेजन रहता था, सपोज एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मतलब कोई मौका होना चाहिए ना जब ये सारी चीजें डेवलप हो. तो जो भी ओकेजन्स विच वर एसोसिएटेड विथ एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल मिट्टी जोतना है ना, और उस टाइम पे फिर जो सैपलिंग सो की जाती थी, सीड सो करना, सोइंग एंड पिकिंग ऑफ कॉटन, ये सारी चीजें जब भी जो भी होती थी, वीड्स पुल करना, तो दीज वर एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज फॉर सिंगिंग एंड डांसिंग. और पहले ही हमने बताया कि मेजर ऑक्यूपेशन इंडिया में शुरू से एग्रीकल्चर रहा है. तो वही ऑक्यूपेशन को ही, उसी ऑक्यूपेशन को एंजॉय करते करते हमारे यहाँ पे फोक आर्ट्स का भी डेवलपमेंट हुआ. इसके अलावा व्हेन देवर एडवेंट ऑफ रेन्स, तो आपको पता है बारिशों पे आज भी कितने सॉन्ग्स वगैरह सब बनते ही हैं. सो देयर वाज डांसिंग, मैरी मेकिंग एंड गॉड्स वर इन्वोक्ड, स्पेशल पूजास वर डन. वो देखी होगी आपने लगान मूवी, काले मेघा काले मेघा, है ना. पूजा वूजा भी उसमें करते हैं. कौन सा गाना था, ओ पालनहारे. एंड स्विंग्स वगैरह एंजॉय करते थे. तो ऐसे टाइम पे बेसिकली फोक आर्ट्स जो थे वो डेवलप हुए. तो ये आपको क्यों बता रहे हैं डायरेक्टली फोक आर्ट्स. आप देखोगे कई बुक्स में है ना, डायरेक्टली आर्ट्स वगैरह कौन से थे वो सब मेंशन्ड है, पर आपको बेसिक थिंकिंग डेवलप करनी है कि कैसे बना. तभी आप समझोगे कि इंडिया में क्यों फोक आर्ट्स इतना फेमस है और क्यों हम उसको आज पढ़ रहे हैं, ठीक है. इसके अलावा लेडीज दे वुड सिट टुगेदर ऑन स्पिनिंग व्हील्स, साथ में बैठ के स्पिनिंग करेंगे, वीविंग करेंगे. तो दे वुड सिंग ऑल नाइट, वो काम करते करते रात भर करते थे. तो इससे क्या हुआ कि हर रीजन में अपना पिक्यूलियर टाइप का डांस फॉर्म डेवलप कर लिया और एक लोकल फ्लेवर भी उसका डेवलप कर लिया. तो जो भी अभी हम फोक डांसेस वगैरह देखते हैं, फॉर एग्जांपल देयर इज गरबा, कलबेला और कलबेलिया, कहीं पे कलबेला कहीं पे कलबेलिया लिखा रहता है. ओके, देयर इज भांगड़ा, गिद्दा इन पंजाब, देन देयर इज बैम्बू डांस, देयर इज लावनी इन महाराष्ट्र. तो ये सब एक्चुअली में जो थे ये तभी डेवलप हुए थे, मिडियावल कल्चर के टाइम की ही बातें हैं. ओके, अब विमेन के भी अगर देखें कि वो उनका किस तरीके से टाइम बीतता था. सो द फॉर्मल एजुकेशन ऑल्दो इट वाज नॉट नेसेसरी, तो कुछ मतलब औरतें जो थी वो एजुकेशन वगैरह लेती थी, बट इट वाज स्टिल नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. सो दे वर टैलेंटेड इन अदर फील्ड्स, जैसे कि नीडल वर्क. तो वो कढ़ाई बुनाई वगैरह जो रहता था, इसमें ये काफी ज्यादा टैलेंटेड रहती थी, ठीक है. तो जैसे एग्जांपल राजस्थान में आप देखो तो उनका नीडल वर्क होता था. दे वुड मेक डिजाइन्स ऑन ओढ़नीज, यानी जो दुपट्टा वगैरह रहता है, शर्ट्स एंड घाघरास, इन सब पे पूरा वो करते थे. आज भी देखो इतना कलरफुल रहता है वहां पे, तो उस पे क्या होता है. एंड देन देयर वाज आर्ट ऑफ टाई एंड डाई. तो ये राजस्थान में खास फेमस है, टाई एंड डाई वर्क किया जाता है फैब्रिक पे. ओके, तो आज भी मतलब राजस्थान के लोग आप देखो अगर, सो दे आर मोस्ट कलरफुली ड्रेस्ड, दे आर मोस्ट कलरफुली ड्रेस्ड. एंड इनफैक्ट वो अपने एनिमल्स को भी बहुत ज्यादा डेकोरेट करते हैं. तो जो भी उनके फेयर्स वगैरह रहेंगे आप देखोगे, या फिर आपके यहाँ पे भी मेले लगते हैं जो राजस्थान के, वहां पे अगर कोई भी रिप्रेजेंटेशन होता होगा तो दे वुड ब्रिंग देयर हॉर्सेस, बुलक्स, कैमल्स. तो दे आर वेरी ब्यूटिफुली डेकोरेटेड. इसी तरीके से अगर हम पंजाब में देखें तो वहां पे द लेडीज विमेन दे क्रिएटेड फुलकारी. दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी इन लखनऊ, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस. दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रिविजन. सो चिकन वर्क काफी फेमस था, इनफैक्ट ऑन द शर्ट्स और द कुर्ताज, सलवार्स, ओढ़नीज, इन सब पे ये चिकन वर्क काफी ज्यादा फेमस हुआ था. इफ यू टॉक अबाउट द ड्रामा, तो Bharat Muni, he mentioned in his book Natya Shastra about some dramatists. नाट्य शास्त्र इनके द्वारा लिखी गई थी. ये 5th सेंचुरी एडी में लिखी गई थी.
5th सेंचुरी ईडी में। सो ये जो ड्रामेटिस्ट थे ये इस टाइम पे भी थे। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज तमाशा एंड लावनी भी जो है ना, ये तमाशा और लावनी ये दोनों महाराष्ट्र में है। तो मतलब ये एक तरीके के डांस ड्रामा टाइप ही होते हैं, डांस ड्रामा। सो दिस इज फाउंड इन महाराष्ट्र। उसी तरीके से देयर आर पांडवनीज, ये सेंट्रल इंडिया में आप देखोगे। तो एक्चुअली में पांडवनीज कहते हैं ये ड्रामा ही होता है, दे आर ड्रामेटिस्ट, बट इसमें एक नरेशन होता है, स्टोरी टेलिंग होती है साथ में। तो महाभारत की स्टोरीज जो होती हैं वो साथ में इसमें नरेट की जाती हैं। सो दिस इज पांडवनीज, ओके। देन इन नदर्न इंडिया स्पेशली इन राजस्थान देयर आर मरैसीज, नॉर्थ इंडिया में। इन्हीं को ही मंगनियार्स कहते हैं, राजस्थानी फोक होता है ये। सो दे प्ले दैट इंस्ट्रूमेंट कमाईचा, इनका इंस्ट्रूमेंट होता है कमाईचा। तो आप में से अगर कोई राजस्थान गया होगा और वहां के अगर आप फोर्ट्स वगैरह में गए होगे तो वहां पे अक्सर जो उन लोग वेलकम करते हैं, सो यू वुड फाइंड देम देयर। आई विल शो यू द पिक्चर ऑल्सो। सो ये इस तरीके से कलरफुल, ये भी देखो ड्रेस्ड रहते हैं, राजस्थानी ही है। एंड ये होता है कमाईचा, दिस इज द पिक्चर, ओके। तो इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट इन लोग प्ले करते हैं वहां पे। इसके अलावा और क्या होते थे, मतलब हमने देख लिया कि वीविंग और ये सब करते थे, एम्ब्रॉयडरी वगैरह करती थी लेडीज, ड्रामेटिस्ट थे, और किस तरीके से फोक सॉन्ग्स वगैरह, डांसेस वगैरह इवॉल्व हुए। उसी तरीके से देवर पपेटियर्स, देवर बार्ड्स। बार्ड्स वही होते हैं कि मतलब घूमते रहते हैं वो, स्टोरीज वगैरह थोड़ा गाते हुए। देवर माइम्स, एक्रोबैट्स एंड जगलर्स, and also martial arts developed at this time. So you can tell me example of some martial arts and puppeteers also in the comment section, okay? Form of puppetries you can tell me. अब हम medieval culture का पेंटिंग देखेंगे, मिडियवल पीरियड में पेंटिंग का। तो खासकर मुगल पीरियड में पेंटिंग बहुत ज्यादा इवॉल्व हुई थी, उसमें भी हुमायूं वाज द फर्स्ट वन। सो ही स्पेंट लाइक मोर देन 12 इयर्स इन पर्शिया एज अ रिफ्यूजी। 12 से ज्यादा साल वो पर्शिया में रहे थे एज अ रिफ्यूजी। तो जब वो फाइनली एज अ रूलर वापस आए थे इन 1555, सो ही ब्रॉट पेंटर्स अलॉन्ग विथ हिमसेल्फ, वो वहीं से ही पेंटर्स लेकर आए थे। सो द फेमस पेंटर्स विच वर देयर इन हिज कोर्ट, कौन कौन थे, नाम इनके याद रखिएगा। हुमायूं के कोर्ट में थे, एक थे मीर सैयद अली, एंड द अदर वाज अब्दुस समाद, ओके। सो इनकी स्पेशलिटी क्या थी, दे नर्चर्ड द ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स पेंट करते थे ये। तो पूरी की पूरी मतलब छोटी बुकलेट्स में जो था पूरे पेंटिंग से स्टोरीज वगैरह बताई हुई थी। सो इसका एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इसका एक एग्जाम्पल है दास्तान-ए अमीर हमजा, दास्तान-ए अमीर हमजा। इसमें 1200 पेंटिंग्स मिलती हैं, देयर आर 1200 पेंटिंग्स, जस्ट इमेजिन। इसका आपने दूसरा नाम सुना होगा हमजा नामा, ठीक है। ये सब हुमायूं के टाइम की बात है, ये हमजा नामा की एक मिनिएचर पेंटिंग है, ठीक है। इस तरीके से 1200 पेंटिंग्स हैं इस हमजा नामा में। तो मैन्यूस्क्रिप्ट पेंट करने के अलावा और क्या पेंट करते थे इस टाइम पे, और फेमस हुआ था पोर्ट्रेट पेंटिंग्स एंड मिनिएचर पेंटिंग्स ऑल्सो वर फेमस। अच्छा, एक और बहुत स्पेशल चीज जो आपने शायद दूसरे बुक्स में या कहीं से आर्ट एंड कल्चर पढ़ा हो, तो हो सकता है ना पढ़ा होगा, कि ये चीज उस टाइम पे वर्ल्ड में कहीं नहीं होती थी, कहीं के पेंटर्स ने नहीं ट्राई की थी। सो दिस सम पेंटर्स ऑफ दिस टाइम दे एक्चुअली ट्राइड पेंटिंग क्लासिकल रागास, यानी म्यूजिक को पेंट करने की कोशिश की थी। दे ट्राइड टू पेंट क्लासिकल रागास। मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट जो फीलिंग है, एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्शन है म्यूजिक का, उसको इन्होंने एक तरीके से फॉर्म एंड कलर देने की कोशिश की। सो दिस इज एंटायर राइट अप ऑन पेंटिंग। और इसके अलावा दे ऑल्सो ट्राई टू पेंट सिमिलरली सीजन्स। तो सीजन्स को जो पेंट करते थे तो इसका स्पेशली नाम रहता था, दे वर कॉल्ड 12 मासा पेंटिंग्स। व्हाट इज 12 मासा? 12 मंथ्स। तो इस तरीके से सीजन्स को पेंट करते थे 12 मासा पेंटिंग्स। आई विल टेल यू वन स्पेशल थिंग कि ये कंसेप्ट जो था ये इस टाइम पे कहीं भी ट्राई नहीं किया गया था इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं ट्राई किया था एक्सेप्ट चाइना।
चाइना के कुछ पेंटर्स ने बस ये चीज ट्राई की थी कि म्यूजिक और सीजन्स को पेंट करने की कोशिश की थी, और उसके अलावा ये चीज इंडिया में हुई थी। ओके, सो दिस वर द स्पेशलिटीज ऑफ पेंटिंग हुमायूं के टाइम पे। और इसके बाद में ये आर्ट और ज्यादा मतलब फ्लरिश किया था अकबर के टाइम पे। जहांगीर एंड शाहजहां ऑल्सो एनकरेज्ड इट, दे कंटिन्यू टू गिव पेट्रनेज। सो इससे डेवलप हुआ था मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग। एंड अगेन अकबर के बारे में हमने देखा ही है कि ही वॉज क्वाइट लिबरल, सो ही गेव पेट्रोनेज टू लार्ज नंबर ऑफ हिंदू पेंटर्स ऑल्सो, ओनली अकबर। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ हिंदू पेंटर्स के आपको नाम याद रखने हैं। वन वॉज दसवंत एंड द अदर वॉज बसावन लाल। ठीक है, इनको भी इसने पेट्रोनेज दिया था काफी। सो इससे क्या हुआ था, फ्यूजन ऑफ पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल्स। मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग में बेसिकली यही था, पर्शियन और इंडियन स्टाइल्स का फ्यूजन हुआ था। एंड ये सबसे अपने पीक पे कब पहुंचा था मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग? सो इट रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर जहांगीर, क्योंकि जहांगीर खुद भी फेमस पेंटर था। एंड ही हैड सम कोर्ट पेंटर्स एज वेल। तो उसके कोर्ट में कौन थे? देयर वॉज उस्ताद अबुल हसन, देन देयर वॉज no, Ustad was different and Abul Hasan was different, and there was Mansoor. So Mansoor was very famous for miniature painting. Miniature painting मतलब बहुत छोटे उसमें एरिया में उसको पेंट करना, बहुत छोटे से एक कैनवस पे। Now औरंगजेब फिर आए, महान औरंगजेब। So he had that orthodox view. तो उसने पूरी तरीके से म्यूजिक और पेंटिंग को पेट्रोनाइज करना बंद कर दिया था, राइट? ये मतलब एक जनरल चीज आप है ना पूरे उसमें आर्ट फॉर्म्स में और इसमें लिख सकते हो कि औरंगजेब बिल्कुल पेट्रोनाइज नहीं करता था। ठीक है, देन देवर अदर प्रिंसेस ऑल्सो उसी टाइम पे, जिनके अंदर भी मतलब पेंटिंग डेवलप हुई थी। सो देयर वाज other forms of painting, like for example there was Rajput school of painting and there was Pahadi school of painting. So these were also encouraged. एंड अपार्ट फ्रॉम द रूलर्स, मतलब ये तो हमने केवल रूलर्स की बात करी थी, तो उसके अलावा अपर क्लासेस जो थे, अब देखो उस टाइम की सोसाइटी का पता चलता है कि अपर क्लासेस जो थे दे ऑल्सो पेट्रोनाइज्ड पेंटर्स। तो इनकी जो हवेली बनी रहती थी उस टाइम पे, व्हाट आर हवेलीज? दे आर बिग मेंशंस ऑफ रिच पीपल एंड ऑल्सो द टेम्पल्स। तो ये बहुत सुंदर तरीके से पूरे पेंट किए जाते थे। और ये इसका आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है इन राजस्थान। राजस्थान में द हवेलीज दे आर पेंटेड वेरी ब्यूटिफुली। ओके, मुगल स्कूल का मेन फीचर याद रखना, मुगल स्कूल का फ्लरिश किया था पहली बात तो 16 to 18 सेंचुरी में सबसे ज्यादा किया था। एंड मैंने आपको बताया कि इंडियन और पर्शियन स्टाइल्स का मिक्सचर था। और इंडो पर्शियन स्कूल ऑफ मिनिएचर आर्ट, ये मिनिएचर आर्ट जो था ये इंडो पर्शियन से ही पूरा लिया गया था। तो मुगल आर्ट ने एक्चुअली में लैंडस्केप्स को इंट्रोड्यूस किया था। दे इंट्रोड्यूस्ड लैंडस्केप्स अलोंग विथ ह्यूमन फिगर्स एंड कॉस्ट्यूम्स। तो जब मुगल मतलब ओरिजिनल ये समझिए कि पर्शियन से जब आया था तो वहां पे लैंडस्केप्स और ह्यूमन फिगर्स और कॉस्ट्यूम्स थे, लेकिन इंडिया का जो ट्रेडिशनल स्टाइल था उससे टच में आने के बाद में इट बिकेम मोर नेचुरल ज्यादा हुआ था। सो दिस इज हाउ द स्कूल इवॉल्व्ड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग। और पेंटिंग में अगर आपको लिखने के लिए आता है तो ये काफी अच्छा राइटअप आपका बन जाएगा। ओके, एंड बाद में फिर मिनिएचर्स पे जैसे साइनिंग ट्रेडिशन भी स्टार्ट हो गया था। ओके, मतलब ये कैसे कैसे इवॉल्व हुआ मैं आपको वो बता रही हूँ। आर्टिस्ट को एम्प्लॉय किया जाता था ऑन मंथली सैलरीज, उनको बकायदा मंथली सैलरीज दी जाती थी। तो उसके बाद में ये और ज्यादा इलस्ट्रेटेड मतलब फॉर्म्स करने लगे थे पेंटिंग के, जो बड़े बड़े मतलब बुक्स वगैरह हैं वो सब भी पूरा इलस्ट्रेट करने लगे थे। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज चंगेज नामा एंड जफरनामा, तो ये बहादुर शाह जफर का रहा होगा, एंड ऑल्सो रामायण। फाइन, तो ये पूरा इस तरीके से इवॉल्व हुआ। नाउ लेट्स मूव अहेड टू म्यूजिक। सो म्यूजिक ऑल्सो वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय द ग्रेट 3 रूलर्स ऑफ मुगल रूलर्स। वही 3 थे, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। अकबर और म्यूजिक से आपको कौन याद आ रहा है?
तानसेन। तो अकबर के कोर्ट में था, नवरत्नों में से एक था। सो ही सैंग क्लासिकल रागास एंड नॉट जस्ट सैंग, ही ऑल्सो कंपोज्ड देम। तो क्या करते थे, जैसे कि पूरे दिन के जैसे अलग अलग टाइम होते हैं, जैसे सुबह का टाइम, शाम का टाइम, फिर अलग अलग जो सीजन्स होते हैं, हर टाइम के लिए फॉर डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे प्लस फॉर डिफरेंट सीजन्स देयर वर डिफरेंट रागास। सो गिव मी सम एग्जाम्पल इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज सेकंड क्वेश्चन फॉर यू। और शाहजहां के टाइम की अगर बात करें तो शाहजहां हिमसेल्फ वाज अ सिंगर। अब ये चीज नहीं पता रही होगी, जहांगीर पेंटर था, ये कुछ लोगों को पता रहा होगा, शाहजहां गाते थे। ठीक है, अब जैसे हमने देखा इंडो पर्शियन स्कूल वहां पे फ्लरिश किया था, उसी तरीके से जो टर्को अफगान रूल था और तुर्को अफगान रूल, उस टाइम पे देयर वाज सिंथेसिस ऑफ इंडो इरानियन म्यूजिक। इंडो इरानियन म्यूजिक, ये इस तरीके के आपको फ्रेजेस यूज करने, आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि मतलब ये बाहर से इन्फ्लुएंस्ड थे। देयर वाज अ पर्टिकुलर इंडो पर्शियन आर्ट ऑफ पेंटिंग, देयर वाज अ पर्टिकुलर इंडो इरानियन म्यूजिक, फाइन। एंड अच्छा, म्यूजिक के अगेंस्ट कौन रहा होगा? अगेन औरंगजेब, वही ऑर्थोडॉक्स व्यूज वगैरह। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट अब आपको बता दें कि ऑल्दो औरंगजेब वाज अगेंस्ट म्यूजिक, म्यूजिक के बिल्कुल खिलाफ थे, but the largest number of books on classical Indian music in Persia were written during his time। आप सोचो, सबसे ज्यादा किताबें क्लासिकल इंडियन म्यूजिक पे। ये पर्शियन रीजन में लिखी गई थी ड्यूरिंग हिज टाइम। ठीक है, अब म्यूजिक जो था अलग अलग टाइप का था इस टाइम पे। जैसे नॉर्थ में उस टाइम पे हिंदुस्तानी स्कूल ऑफ म्यूजिक था। हिंदुस्तानी स्कूल ऑफ म्यूजिक की क्या स्पेशलिटी थी? इट वाज स्वीट एंड हैड रैप्चरस मेलोडीज। कुछ ज्यादा ही मीठा था, ठीक है, टू सूट डिफरेंट मूड्स। तो जो राग और रागनी थे इसमें, रागास एंड रागनीज, दे वर पर्सोनिफाइड हिंदुस्तानी म्यूजिक में। ये एज इट इज ये लिखना है, जैसे मेंस में आंसर लिखने के लिए आएगा ना, हिंदुस्तानी म्यूजिक स्कूल ऑफ म्यूजिक को आप डिस्क्राइब करो, तो यही बताओगे कि इसकी स्पेशलिटी क्या थी? स्वीट था, बहुत एक्स्ट्रा स्वीट था, एंड इट वाज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मूड्स। देन देयर वर रागास एंड रागनीज व्हिच वर पर्सोनिफाइड। ओके, और ख्याल गायन, ठुमरी, गजल, इन सब में कौन थे पायोनियर? तानसेन जी थे। सो तानसेन वॉज पायोनियर इन देम, इन ख्याल, ठुमरी एंड गजल। और इस टाइम पे बहुत ज्यादा इलेबोरेट हो गए थे। ये था नॉर्थ में हिंदुस्तानी स्कूल ऑफ म्यूजिक। उसी तरीके से साउथ में आपका था कौन सा? कार्नाटिक स्कूल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑर्डिनरी पीपल दे ऑल्सो रिटेन देयर फोक। और फोक म्यूजिक जो था वो बेसिकली क्या था, उसका स्पेशलिटी क्या थी? इट कमेमोरेटेड द लोकल चीफ्स। लोकल चीफ्स, फॉर एग्जाम्पल चीफ सच एज आल्हा उदल। एमपी में आप आएंगे तो बहुत ज्यादा फेमस है। उसी तरीके से दूल्हा भाटी, एंड देयर वाज जयमल फटा। ठीक है, तो ये था म्यूजिक के बारे में। इंडो मुगल कल्चर की बात करें, इंडो मुगल कल्चर, तो जो मुगल्स थे, ये मैं आपको केवल मुगल्स का बता रही हूँ, म्यूजिक हो गया, ठीक है ना। तो मुगल्स जो रूलर्स थे, तो अभी आपने इससे पहले देखा था कि सुल्तानेट चल रहा था, है ना, तो दे रिकॉग्नाइज देमसेल्व्स एज सुल्तान। बट मुगल जो रूलर थे ना, दे डिस्कार्डेड दिस टाइटल सुल्तान। सुल्तान एक्चुअली में जो था ये एक अफगान टाइटल था, तो इसको इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया था, एंड दे यूज टू कॉल देमसेल्व्स एज बादशाह। बादशाह मीन्स एम्परर, एंड ऑल्सो दे वुड कॉल देमसेल्व्स एज दिन-ए पनाह। दिन-ए पनाह यानी प्रोटेक्टर ऑफ फेथ। दिन इज रिलीजन बेसिकली, सो प्रोटेक्टर ऑफ फेथ वॉज दीन-ए पनाह। और इन लोग क्या करते थे कि मतलब इनको रिस्पेक्ट मिले अपने सब्जेक्ट से, सो टू इवोक रेवरेंस और रिस्पेक्ट,
दे स्टार्टेड झरोका दर्शन। तो झरोका दर्शन में क्या होता था, पर्दे में रहने दो वाली चीज। तो ये स्पेशली बिल्ट एक्चुअली में विंडोज रहते थे और वहां से ये आके हल्का सा ऐसे खुद को दिखा देते थे, तो वो एक सेलिब्रिटी टाइप का। सो देयर वर पब्लिक अपीयरेंसेस थ्रू स्पेशली बिल्ट विंडोज। तो आप ये ना मुगल जैसे जाओगे ना फोर्ट्स वगैरह में, तो उस तरीके के आपको मिल जाएंगे, ऐसे इस तरीके के आपको दिखेंगे ऊपर बिल्ट, स्पेशली बिल्ट विंडोज। तो वहां से ये झरोका दर्शन करते थे। और इसके अलावा वही रिस्पेक्ट अपना वो करने के लिए दे एनकरेज्ड सिजदा। सिजदा क्या होता है, झुकना, किंग के सामने मतलब झुकना, इस चीज को एनकरेज करते थे। लो प्रोस्ट्रेशन बाय बिफोर किंग। ओके, तो ये सब मैं वही बोली आपको कि ऐसे ये सारी चीजें आपको मूवीज से भी काफी कुछ सीखने को मिलती है। सब आप देखोगे जैसे जोधा अकबर में जैसे ही उनके सामने आएंगे तो कैसे मतलब ऐसे झुके, वो तो सिजदा होता था। ओके, और झरोका दर्शन उसमें भी आप देखोगे कि आई थिंक इन जोधा अकबर ओनली हिज मॉम वुड बी सिटिंग इन सम विंडो, तो वो किस तरीके से देखती थी। ओके, एंड इसके अलावा ये इन्होंने क्या कर रखा था, दे हैड कॉन्सेंट्रेटेड द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पावर। पूरा का पूरा रिलीजियस और पॉलिटिकल पावर जो था वो सेंट्रलाइज था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दे हैड कॉन्सेंट्रेटेड इट वेरी फर्मली इन देयर हैंड्स, मतलब पूरी तरीके से इनके काबू में था। तभी तो आप देखो ये सब जो भी मतलब टैक्सेस वगैरह भी रिलीजन के ऊपर ये लगाने रहते थे, हर चीज किस तरीके से बहुत इजीली पूरा रेगुलेट कर लेते थे। तो इतना फर्म इनका उसके ऊपर कंट्रोल था। ओके, सो आई थिंक वील स्टॉप दिस लेक्चर ओवर हियर। इसमें थोड़ा सा और मिडियवल का बचा हुआ है, सो मे बी वील कंप्लीट इट इन नेक्स्ट लेक्चर। तो बहुत कम है, सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द लैंग्वेजेस एंड सम न्यू फेथ्स लाइक सिखिज्म एंड ज़ोरास्ट्रियनिज्म एंड समथिंग अबाउट साउथ इंडिया एज वेल। वो अभी साउथ इंडिया वाला थोड़ा सा पोर्शन है, तो बहुत कम है, सो वील कंप्लीट इट इन दी नेक्स्ट लेक्चर। सो दैट इज ऑल फ्रेंड्स, डू वॉच दी अदर वीडियो एंड इसको आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट डन सो येट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।